दोस्तों, आप में से बहुत से लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि किसी अच्छे म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड को एनालाइज कैसे करते हैं और उसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक बताऊंगा कि आप कैसे किसी म्यूचुअल फंड को एनालाइज कर सकते हो और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे आप कितने तरह के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, उनके रिस्क एंड रिवॉर्ड्स क्या हैं, कैसे आप उनकी एनालिसिस कर सकते हो, आपको किस म्यूचुअल फंड में कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, और मैं आपको प्रैक्टिकल एनालिसिस करके भी दिखाऊंगा ताकि आप अपना पैसा किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सको। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद की रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स के बारे में बताता हूँ। तो म्यूचुअल फंड मेनली 3 कैटेगरी के होते हैं, जिसमें से पहला है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। ये वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो काफ़ी बड़ी और स्टेबल कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरे हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ये वो फंड्स होते हैं जो काफ़ी छोटी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। और तीसरे नंबर पर मिड कैप म्यूचुअल फंड। ये वो फंड्स होते हैं जो लार्ज कैप और स्मॉल कैप के बीच की कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि ना तो बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं और ना ही बहुत बड़ी। और म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी जो इन तीनों टाइप की कंपनीज़ में इन्वेस्ट करती है, उसे हम कहते हैं मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स। और ये सभी फंड एक्टिव फंड्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि फंड मैनेजर और उसकी टीम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका डीप रिसर्च और एनालिसिस करती है। इसलिए ये आपसे हाई फीस चार्ज करते हैं, जिसे हम एक्सपेंस रेशो कहते हैं। अब हम पैसिवली मैनेज्ड फंड्स के बारे में बात करते हैं। तो आपको भी पता होगा कि इंडेक्स फंड पैसिवली मैनेज्ड होते हैं, जो कि मेनली 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल इंडेक्स फंड और दूसरे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। वैसे तो दोनों ही किसी पर्टिकुलर इंडेक्स जैसे कि सेंसेक्स या फिर निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है? तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जब भी हम किसी नॉर्मल इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो फंड मैनेजर उस पैसे को किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है और इसके बदले में वो आपको कुछ यूनिट्स दे देता है उस फंड्स की। और उस यूनिट को हम NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस NAV की प्राइस 10 रुपीज़ है और आपने उसमें 1000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, तो आपको उसके टोटल 100 यूनिट्स मिल जाएंगे। और जैसे जैसे इस NAV का प्राइस बढ़ेगा, वैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो होगा। अगर हम बात करें ETFs की, तो ये भी किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जिस तरह से स्टॉक एक्सचेंजेस में बायर्स और सेलर्स किसी शेयर की ट्रेडिंग करते हैं, उसी तरह ETFs में उनके यूनिट्स की ट्रेडिंग होती है। मतलब कि बायर्स और सेलर उस फंड के यूनिट्स को आपस में एक्सचेंज करते हैं, यानी कि ट्रेड करते हैं। जिस तरह शेयर्स की ट्रेडिंग करने के लिए हमें एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है, उसी तरह ETFs के यूनिट्स की ट्रेडिंग करने के लिए भी हमें एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। अब आप लोग सोचोगे कि इससे अच्छा तो हम नॉर्मल इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट कर लेते हैं, वहाँ तो हमें डीमैट अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका आंसर भी आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। अगर हम इनके रिस्क एंड रिवॉर्ड्स की बात करें, तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कम रिस्की होते हैं, क्योंकि ये लो अल्फा एंड लो बीटा फंड्स होते हैं। अगर आपको नहीं पता अल्फा और बीटा क्या होता है, तो अल्फा का मतलब होता है ग्रोथ और बीटा का मतलब होता है रिस्क या फिर वॉलेटिलिटी। और ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि आपका बीटा ज़्यादा होगा तभी आपका अल्फा भी ज़्यादा होगा। अब क्योंकि इनमें आपका रिस्क मॉडरेट रहता है, तो आपको एवरेज रिटर्न्स ही मिलते हैं, यानी कि 14 से 15%। हालांकि फंड मैनेजर का ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि वो इंडेक्स से अच्छा रिटर्न लाए, पर बहुत ही कम लार्ज कैप फंड्स ऐसा कर पाते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड 5 साल का है, तो मेरे ख्याल से आपको लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब क्योंकि ये फंड्स ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि मार्केट क्रैश के टाइम पे बहुत ही कम गिरती हैं, इसलिए ये फंड भी बहुत कम गिरते हैं, इसलिए इनका डाउनसाइड रिस्क काफ़ी कम होता है। वहीं मिड कैप म्यूचुअल फंड्स रिस्की होते हैं, क्योंकि ये हाई अल्फा एंड हाई बीटा फंड्स होते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलते हैं। मतलब आप 15% से ज़्यादा रिटर्न भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड 5 साल से ज़्यादा का है, तो आप मिड कैप फंड्स के साथ भी जा सकते हो। लेकिन इन फंड्स में आपका डाउनसाइड रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि बेयर मार्केट के टाइम पे मिड कैप कंपनीज काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो जाती हैं। वहीं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं, क्योंकि ये छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन रिस्क के साथ साथ इनमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं, तो आप हाई रिटर्न्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपको इन फंड्स में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप इतना रिस्क अफोर्ड कर सकते हो और आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड 10 साल से ज़्यादा का है। अगर बात करें इनके डाउनसाइड रिस्क की, तो ये सबसे ज़्यादा करेक्ट होती हैं बेयर मार्केट के टाइम। वहीं जब हम इंडेक्स फंड के रिस्क एंड रिवॉर्ड्स की बात करते हैं, तो ये फंड्स एक्टिव फंड्स के कंपैरिजन में कम रिस्की होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं। इसमें आपको एवरेज रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन इसमें आपका एक्सपेंस रेशो भी काफ़ी कम होता है, जो कि इंडेक्स फंड का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में कोई पर्टिकुलर सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि IT सेक्टर, फार्मा, ऑटोमोबाइल, केमिकल या फिर और कोई, तो आप इन पर्टिकुलर सेक्टर के इंडेक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो।
लेकिन ये थोड़े से रिस्की होते हैं क्योंकि अगर वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है तब तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन अगर वो सेक्टर अच्छा नहीं परफॉर्म करता है तो हो सकता है आपके रिटर्न सेंसेक्स या फिर निफ्टी से भी कम हो। तो आपको किसी पर्टिकुलर सेक्टर के इंडेक्स में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपको उस सेक्टर की अच्छी खासी नॉलेज है। अगर हम म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स को कंपेयर करें तो म्यूचुअल फंड्स में आपका रिस्क ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ्स। जहां म्यूचुअल फंड्स एक्टिवली मैनेज्ड होते हैं वहीं दूसरी तरफ इंडेक्स फंड्स एंड ईटीएफ पैसिवली मैनेज्ड होते हैं। अब क्योंकि वो एक्टिवली मैनेज्ड होते हैं इसलिए वो आपसे काफ़ी हाई फीस चार्ज करते हैं, जबकि इंडेक्स फंड्स आपसे कम फीस चार्ज करते हैं और ईटीएफ्स आपसे बहुत कम फीस चार्ज करते हैं। म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड में आपको किसी डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती। अब क्योंकि लोग ईटीएफ्स में यूनिट्स को आपस में एक्सचेंज करते हैं इसलिए उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। जब भी आप म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको उनके एनएवीज उस प्राइस पे मिलते हैं जो प्राइस उनका एंड ऑफ द डे पर होता है। मान लो जब आपने दिन की स्टार्टिंग में किसी फंड में 1000 रुपये इन्वेस्ट किए और उसकी एनएवी प्राइस तब 10 रुपये थी, लेकिन दिन खत्म होने पर उसकी एनएवी प्राइस बढ़कर 12 रुपये हो जाती है, तो आपको जहां पर 10 रुपीज़ के प्राइस पर 100 यूनिट्स मिलते तो 12 रुपये के हिसाब से आपको सिर्फ 83 यूनिट्स ही मिलेंगे। लेकिन ईटीएफ्स में आप रियल टाइम ट्रेड करते हो, जैसे ही आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपका ऑर्डर इंस्टेंटली एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ईटीएफ्स के दो बड़े प्लस पॉइंट हैं, एक तो इनका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है, दूसरा आप इनमें रियल टाइम ट्रेड करते हो। तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने चाहिए। पहला है आपका रिस्क। कुछ लोग स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स को देखकर उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उनमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। अगर आप रिस्क लेना भी चाहते हो तो क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप पेशेंटली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रह सको? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी फंड के सिर्फ पास्ट रिटर्न देखकर उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप सिर्फ पास्ट रिटर्न देखकर इन्वेस्ट कर भी रहे हो तो आपको ये चेक करना चाहिए कि कहीं उसका फंड मैनेजर रिसेंटली चेंज तो नहीं हुआ है, और आपको ये भी चेक करना चाहिए कि वो फंड मैनेजर और कौन कौन सी स्कीम मैनेज करता है और उनका परफॉर्मेंस कैसा है, और आपको उसकी होल्डिंग्स भी ज़रूर चेक करनी चाहिए। और कुछ बेसिक फंडामेंटल्स जैसे कि एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, टैक्सेस और एयूएम आपको ज़रूर चेक करना चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। सो अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि आप कैसे किसी फंड को एनालाइज कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर ग्रो ऐप यूज़ कर रहा हूँ, तो आप जिस ऐप से भी इन्वेस्ट करना चाहते हो आप उसमें भी ये सब देख सकते हो। सबसे पहले आपको म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में ऑल म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके सामने बहुत सारे म्यूचुअल फंड आ जाएंगे। उसके बाद आपको फिल्टर एंड शॉर्ट्स पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपके सामने बहुत सारी एएमसी स्कीम्स आ जाएंगी। आप जिस भी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर एक्सिस म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो कि कोई रिकमेंडेशन नहीं है। उसके बाद आपको कैटेगरी वाले सेक्शन में आना है, जहाँ पर आपको इक्विटी स्कीम्स को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपने रिस्क के अकॉर्डिंग लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप फंड को सिलेक्ट करना है। आपको इनके अलावा और भी बहुत सारे फंड के टाइप देखने को मिलेंगे, जो कि इन्हीं 3 टाइप्स के फंड के डेरिवेटिव्स होते हैं। अगर आप चाहो तो उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर लार्ज कैप फंड को सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। उसके बाद मैं रेटिंग्स वाले सेक्शन में कुछ सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रेटिंग्स चेंज होती रहती हैं म्यूचुअल फंड की। और उससे अगला ऑप्शन है रिस्क। रिस्क में भी मैं कुछ सिलेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि लार्ज कैप फंड में आपका रिस्क मॉडरेट ही रहता है। और अवेलेबल टू इन्वेस्ट वाले ऑप्शन में भी मैं कुछ सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि इक्विटी स्कीम्स में आपको दोनों ही ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि है एसआईपी और लमसम। तो अप्लाई करने के बाद मेरे सामने एक एक्सिस ब्लू चिप फंड का ऑप्शन आ रहा है। अब मैं आपको इस फंड को एनालाइज करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसके रिटर्न देख लेते हैं। तो 3 साल में इस फंड ने 20% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है, जो कि काफी अच्छा है। और अगर 5 सालों की बात करें तो 5 सालों में इसने 19.73%, ये भी काफी अच्छा रिटर्न है। अगर हम ये देखते हैं कि अब तक इस फंड ने कितना रिटर्न दिया है तो वो है 16.73%। मतलब इसने अपने इंडेक्स को बीट किया है, जो कि एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के लिए काफी अच्छी बात है। तो अगर हम इसके करंट एनएवी प्राइस को देखें तो वो है ऑलमोस्ट 50 रुपीज। रेटिंग्स पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम इसका मिनिमम एसआईपी अमाउंट देखें तो वो है 500 रुपए। मतलब कि आप सिर्फ 500 रुपए से ही हर मंथ इन्वेस्ट कर सकते हो। और आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे, मंथली एसआईपी या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो हमें ज़्यादातर मंथली एसआईपी ही करनी चाहिए। अगर आप एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको मार्केट करेक्शन का वेट करना चाहिए। इसके रिटर्न्स एंड रेटिंग्स वाले सेक्शन में आप देख सकते हो कि इस कैटेगरी के बाकी फंड्स ने कैसा परफॉर्म किया है। तो इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज से काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है अब तक। पीयर कंपैरिजन में आप देख सकते हो कि इसी कैटेगरी के बाकी फंड्स ने कैसा परफॉर्म किया है और उनका एक्सपेंस रेशो कैसा है। तो कैनेरा रोबैको ब्लू चिप फंड का एक्सपेंस रेशो काफ़ी कम है। अगर हम इसे देखते हैं तो इस फंड ने भी अब तक काफ़ी सेटिस्फाई
सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न दिए हैं और इसका एक्सपेंस रेशियो भी ठीक ठाक है, तो अब हम अपने उसी फंड की तरफ वापस चलते हैं और उसकी होल्डिंग्स चेक करते हैं। तो इस फंड ने टोटल 38 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है और एक चीज आपको हर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में कॉमन देखने को मिलेगी, वो ये है कि आपको मेजोरिटी वही कंपनीज देखने मिलेंगी जो ऑलरेडी इंडेक्स में लिस्टेड है। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में ये बात मुझे बुरी लगती है कि इतनी हाई एक्सपेंस रेशियो के बावजूद भी ये उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी निफ्टी या फिर सेंसेक्स में लिस्टेड है। अगर हम इसके चार्जेस वाले सेक्शन को देखें तो एक्सपेंस रेशियो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं और एग्जिट लोड वो होता है जो आपको देना पड़ता है अपने टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट पर जब आप उसे विड्रॉ करते हो एक साल के अंदर। लेकिन अगर आप उसे एक साल के बाद विड्रॉ करते हो तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। अगला है स्टैंप ड्यूटी चार्ज। ये आपको तब देना पड़ता है जब आप म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को परचेज करते हो। ये 0.005% होता है। ये कोई बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है क्योंकि ये आपको सिर्फ एक बार देना पड़ता है। अगला है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। ये समझना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स आपको तभी लगता है अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख से ज़्यादा का है। ये टैक्स आपको सिर्फ प्रॉफिट अमाउंट पर देना पड़ता है, ना कि पूरे अमाउंट पर। फॉर एग्जांपल, अगर आप जनवरी में किसी म्यूचुअल फंड में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो और नवंबर तक आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर 3 लाख रुपए हो जाता है तो आपका टोटल प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए। अगर आप अपने इस अमाउंट को 1 साल से पहले ही विड्रॉ कर लेते हो तो आपको टोटल 15% का टैक्स देना पड़ेगा, यानी 1 लाख रुपए के प्रॉफिट पर आपको 15,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसे 1 साल के बाद विड्रॉ करते हो तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 1 लाख रुपए के प्रॉफिट पर आपको सिर्फ 10,000 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। एट द लास्ट जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चेक करनी है वो है फंड मैनेजर, क्योंकि एक्टिव म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर की क्वालिटी ही सबसे ज़्यादा मैटर करती है। जैसा कि आप देख सकते हो, श्रेयस देवालकर और हितेश दास इस फंड के 2 फंड मैनेजर हैं। वैसे तो आप यहाँ से भी इनकी डिटेल्स देख सकते हैं, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल के थ्रू इन्हें एनालाइज करो। उसके लिए आपको गूगल में फंड मैनेजर का नेम और उसके आगे फंड लिख देना है, तो उसकी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। जैसे कि मैं यहाँ पर गूगल पर आ चुका हूँ और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ श्रेयस दिवालकर फंड्स। उसके बाद आप उस फंड मैनेजर की डिटेल्स को इजीली रीड कर सकते हो और आप ये भी चेक कर सकते हो कि उस फंड मैनेजर ने अब तक जितनी भी स्कीम्स मैनेज की हैं तो उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो जैसा कि यहाँ पर मेंशन्ड है कि ये फंड मैनेजर बाकी कौन कौन सी स्कीम्स मैनेज करते हैं, तो हम अब इनका परफॉर्मेंस भी देखते हैं। तो फर्स्ट है एक्सिस ब्लू चिप। ये वही फंड है जिसे हम ऑलरेडी एनालाइज कर चुके हैं। अब हम इसका परफॉर्मेंस यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल सेम परफॉर्मेंस है जैसा कि हमने ग्रो ऐप पर देखा था। अगर हम इनके दूसरे फंड को देखें तो उसने भी अब तक काफी अच्छा परफॉर्म किया है, अपने इंडेक्स को बीट किया है। क्योंकि ये मिड कैप फंड है इसलिए आपको यहाँ पर रिटर्न्स थोड़े से ज्यादा देखने को मिलेंगे लार्ज कैप के कंपैरिजन में। तो इसी तरह से आप इनकी बाकी स्कीम्स का भी एनालिसिस कर सकते हो कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। तो इसी तरह से आप बाकी एक्टिव फंड्स जैसे कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का भी एनालिसिस कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी पैसिव फंड जैसे कि इंडेक्स फंड या फिर ETF को कैसे एनालाइज कर सकते हो और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जब आप निफ्टी 50 सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी स्कीम्स मिल जाएंगी जो निफ्टी में इन्वेस्ट करती हैं, तो वही इंडेक्स फंड या फिर ETFs होते हैं। फिलहाल मुझे यहाँ पर एक UTI निफ्टी इंडेक्स फंड शो हो रहा है, तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। अगर बात करें इस फंड की तो ये निफ्टी इंडेक्स को कॉपी करता है और बाकी के जितने भी फंड निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं उन सभी का परफॉर्मेंस एक जैसा ही रहता है। तो इन फंड्स में आपको बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस की जरूरत नहीं होती। अगर हम इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो है 0.2%, जो कि एक्टिव फंड्स के मुकाबले बहुत ज्यादा कम है। यही इंडेक्स फंड की खासियत होती है, क्योंकि इन फंड्स में आपका रिस्क और एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होते हैं। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से आपको पीयर कंपैरिजन में ये देखना चाहिए जो बाकी के फंड निफ्टी में या फिर सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते हैं उनका एक्सपेंस रेशियो क्या है। अगर हम निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें बाकी के भी निफ्टी फंड्स का एक्सपेंस रेशियो चेक करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर IDFC निफ्टी इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो UTI निफ्टी इंडेक्स फंड से भी कम है, तो मेरे ख्याल से ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है निफ्टी में इन्वेस्ट करने के लिए। उसके बाद आप अपने इंडेक्स फंड को सेलेक्ट करने के बाद मंथली SIP या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ETFs में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपली निफ्टी ETFs टाइप करना है और आपके सामने बहुत सारे ETFs आ जाएंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर UTI निफ्टी 50 ETF को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि इस ETF की एक यूनिट की प्राइस 1800 प्लस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये महंगा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि इन 1800 को अगर मैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे ज्यादा यूनिट्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको 1800 में इंडेक्स फंड के जितने भी यूनिट मिलेंगे वो बराबर होंगे इस ETF के एक यूनिट के, क्योंकि ये दोनों ही सेम इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ETF बहुत ही अच्छे रहते हैं क्योंकि इनका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है। तो आप देख सकते हो कि इस ETF का एक्सपेंस रेशियो सिर्फ
0.07% है। जिस तरह शेयर्स में आपको बाय और सेल का ऑप्शन मिलता है, उसी तरह आपको ETFs में भी बाय और सेल का ऑप्शन मिलता है। तो मेरे ख्याल से इंडेक्स में ETFs के थ्रू इन्वेस्ट करना ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। बाकी आप जिसमें चाहो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर के इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, जैसे कि निफ्टी IT या फिर निफ्टी बैंक, तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।